हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड हिंदी का दूसरी इकाई का चैप्टर 5 अतीत के पत्र, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बट मैं क्विकली आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई करूंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, चैप्टर का नाम है अतीत के पत्र, जिसके राइटर विनोबा और गांधी जी हैं। तो अतीत का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो पास्ट है उसके पत्र। यहाँ पर कुछ डिस्कशन हुआ है विनोबा और गांधी जी के बीच में, तो उसका डिस्कशन आपको इस पत्र में देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है परिचय। फर्स्ट, विनोबा भावे जी, इनको विनायक नरहरि भावे भी कहा जाता है। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 में हुआ है और इनकी डेथ यानी मृत्यु हुई है 15 नवंबर 1982। परिचय में दिया गया है विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। इनका पूरा नाम तो आपको समझ आ गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर थे, और सामाजिक कार्यकर्ता यानी सोशल वर्कर भी थे। इनकी जो सोच थी वो गांधी विचारक थे, मतलब जैसा गांधी जी सोचते हैं वैसी ही सोच इनकी भी थी, और इसमें ये ज्यादा फेमस थे। आगे इनकी प्रमुख कृतियां दी गई हैं। गीताई, ब्रैकेट में दिया गया है गीता का मराठी में अनुवाद, यानी जो गीता है उसको मराठी में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। महात्मा गांधी का यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। उनका जन्म सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, और डेथ इनकी जो है 30 जनवरी 1948 में हुई। इनका परिचय भी यहाँ पर दिया गया है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे, और इनकी यहाँ पर प्रमुख कृतियां दी गई है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा, हिंदी स्वराज या इंडियन होम रोल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। तो ये शॉर्ट में इनका परिचय दिया गया है दोनों का। और गद्य संबंधी यानी ये पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या दिया गया है, समराइज वे में बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा, वृत्त, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। तो यहाँ जो फर्स्ट लेटर दिया गया है उसमें विनोबा भावे जी का जो डिटर्मिनेशन है, उन्होंने नेशन के लिए क्या क्या डिवोट किया है, उनका हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। और जो दूसरा पत्र है उसमें क्या दिया गया, देखो दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, सर्वत्र प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। जो सेकंड पत्र है उसमें क्या बताया जाता है कि जो विनोबा भावे जी हैं उनका विश्वास और उनका जो प्रेम है गांधी जी के द्वारा, वो यहाँ पर बताया जाता है। और उसके अलावा अलग अलग टाइप की आपको यहाँ पर इंस्पिरेशन मिल जाएगी, जो आपको चैप्टर में भी पता चलेगा। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। पत्र किस तरीके से स्टार्ट होता है आप सभी जानते हैं। तो टॉप में यहाँ पर विनोबा भावे जी लिखते हैं, परम पूज्य बापू जी, 1 साल पहले अस्वस्थ के कारण आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास बाई रहकर आश्रम लौट जाऊंगा। तो जिस तरीके से पत्र स्टार्ट होता है वैसे ही यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, और ये अपने बारे में बता रहे हैं विनोबा भावे जी के। उनकी जो स्वास्थ्य जो है, मतलब हेल्थ कंडीशन जो है वो ठीक नहीं थी, इसीलिए वो आश्रम से बाहर गए थे। और उन्होंने ये तय किया था 2-3 मास यानी 2-3 महीने बाहर रहकर वो फिर से आश्रम लौट जाएंगे। मास का मतलब महीना। तो 2-3 महीना वो आश्रम से दूर रहेंगे और फिर से आश्रम लौट जाएंगे, इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया था। पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। जिस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया था कि 2-3 महीने में वो लौट जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। 1 साल से वो बाहर ही है, और इसमें भी वो अपने आप को ही दोष देते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी ही गलती है। वैसे मामा फड़के, उनके मामा का नाम फड़के है, ब्रैकेट में यहाँ पर दिया गया है। तो कहते हैं कि वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपूति मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। आगे उन्होंने बताया कि उनके जो मामा है फड़के जी, उनको उन्होंने 1-2 पत्र लिखे, और आगे ये भी कहते हैं कि आश्रम के लिए ही मुझे खास मेरा दिल जो है धड़कता है, और ऐसा उनको फील होता है कि वो आश्रम के लिए ही जन्मे गए हैं। फिर यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि वो जब आश्रम के लिए ही बने हैं, उनको आश्रम का ही काम करना है, तो 1 साल से वो बाहर क्यों है। तो अब उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वो आगे देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाइए। जब मैं 10 वर्ष का था, तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा। उनकी जो बचपन की यादें हैं वो कुछ यहाँ पर वो शेयर कर रहे हैं विनोबा भावे जी। वो कहते हैं कि वो जब 10 वर्ष के थे तभी उन्होंने
ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए देश की सेवा करने का उन्होंने इस तरीके से व्रत लिया था। आई एम श्योर ब्रह्मचर्य क्या होता है आपको पता है। शादी वगैरह नहीं करना, किसी भी रिलेशन में नहीं जाना, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और उसके बाद उनकी जो हाई स्कूल है वो कंटिन्यू होती है, उसमें दाखिला लिया था। और आगे वो कहते हैं कि भागवत गीता के अध्ययन का शौक भी उन्हें था। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। तो हाई स्कूल में आप सभी को पता है कि अलग-अलग लैंग्वेजेस लेना पड़ता है। तो जब ये हाई स्कूल में गए तो उनके जो पिताजी हैं उन्होंने दूसरी भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच लेने को कहा था। तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। अब जब उनके फादर ने उनको फ्रेंच लेने को कहा लेकिन फिर भी वो जो गीता है वो संस्कृत में होती है, आप सभी को पता है। फिर भी वो संस्कृत जो है वो सीखते रहे और खुद ब खुद ही वो उन्होंने उसका अध्ययन शुरू कर दिया था। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। अब ये गांधी जी को वो कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा लेकर ही मैं आश्रम में दाखिल हुआ था और उसके बाद में वेदांत की अभ्यास अभ्यास करने का अच्छा मौका मुझे मिला था। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। ये तो आपको समझ गया होगा। आगे कहते हैं उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या-क्या किया, यह लिखता हूँ। तो नेक्स्ट आगे वो कहते हैं कि वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक ये वहाँ के कोई प्रोफेसर या फिर हो सकता है कि कोई विद्यार्थी हो। वो जो है विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे और करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो उनके पास उपनिषदों ये एक टाइप का समझ लीजिए जो साथ में बैठकर अध्ययन करते हैं। तो ये उनके स्टूडेंट बन गए थे और उनसे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो अब उनसे क्या-क्या सीखने को मिला वो आगे यहाँ पर वो लिस्ट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वो लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। तो अब वो अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या-क्या करते थे या उन्होंने उनसे क्या-क्या सीखा वो सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। 10 से 12 मील घूमना स्टार्ट किया उन्होंने, बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। आप सभी को पता है गाँव में जो है वो चक्की वगैरह नहीं होती है, तो हाथ से ही पीसना पड़ता है। तो इन्होंने 6 से 8 सेर ये क्वांटिटी होती है, जैसे कि आपने सुना होगा या 1 किलो जो है वो 2 पाउंड के बराबर होता है, डबल हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर सेर जो दिया गया है वो लगभग समझ लीजिए 9 या 950 ग्राम के आसपास होगा। वैसे अगर यहाँ पर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। तो पिसाई वगैरह जो है वो हाथ से करनी पड़ती है तो उसमें भी वर्जिश हो जाती है। तो यहाँ पर पहला उन्होंने घूमना स्टार्ट किया पैदल और दूसरा जो है वो फिजिकल बैठकर अनाज वगैरह पीसना स्टार्ट किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। 300 सूर्य नमस्कार, घूमना ये सारा उनका व्यायाम हो चुका था। इससे उनकी जो स्वास्थ्य है यानी हेल्थ जो है वो ठीक हो चुकी थी। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। आहार यानी उनका जो खाना-पीना किस तरीके से था या किस तरीके से बन गया था, वो अब यहाँ पर वो बताएँगे। आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, मतलब वो सिर्फ़ नमक और पानी से अपना गुज़ारा करते थे। बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। तो स्टार्ट उन्होंने नमक से किया था, फिर उसके बाद में नमक छोड़ दिया और नेक्स्ट उसके बाद में उन्होंने मसाले वगैरह जो है उसको भी छोड़ दिया और पूरा जीवन आजन्म का मतलब क्या होता है? पूरा जीवन उन्होंने नमक और मसाला ना खाने का व्रत लिया, यानी ऐसी कसम खाई। दूध शुरू किया। अब ये सारी चीज़ें जो वो नोट डाउन करवा रहे हैं, ये उनके एक्सपेरिमेंट है। एंड में वो कुछ एक नतीजे पर पहुँचेंगे, वो भी आगे आपको समझ आ जाएगा। आगे कहते हैं कि दूध शुरू किया, बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। मतलब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग का मतलब एक्सपेरिमेंट, और ये उनको सिद्ध हुआ यानी ये क्लियर हुआ कि बिना दूध के उन्हें गुज़ारा नहीं हो पाएगा, बिना दूध के वो नहीं चलेंगे। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता हो, तो छोड़ देना ही मेरी इच्छा है। मतलब वो दूध को छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं दूध को छोड़ सका तो ये काफ़ी अच्छा होगा, ऐसी उनकी मन की इच्छा है। 1 महीने केले, दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत कम हुई। तो आगे फिर से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करते हुए बता रहे हैं कि 1 महीना जो वो केला, दूध और नींबू इसी पर उनका गुज़ारा चलता रहा। इससे कहीं उनकी ताकत भी कम हुई क्योंकि डेली उनका जो व्यायाम है वो सारा तो शुरू था ही, तो इसके साथ में ये सारी चीज़ें करना और खाना कम पड़ना, तो इससे ताकत उनकी शायद कम हुई होगी। अब आगे वो कार्य बता रहे हैं, क्या-क्या कार्य करते थे जब भी वो आश्रम से बाहर थे। तो पहला कार्य यहाँ पर दिया गया है, गीता का वर्ग चलाया। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक के। गीता का वर्ग चलाया यानी गीता जो है उसको उन्होंने समझाया और 6 विद्यार्थी यानी उनके 6 स्टूडेंट थे जिनको उन्होंने बहुत ही आसानी से अर्थ भी सिखाया और उसका ट्रांसलेशन भी करवाया, और ये बिना पारिश्रमिक था यानी बिना उनको मेहनत करे, ज़्यादा उनको एफर्ट लगाना नहीं पड़ा। सेकंड कार्य क्या था? ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय
इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। मतलब ये अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, उनके अलग-अलग विद्यार्थी, जैसे कि आप भी स्पेशलिस्ट होते हैं, जब आप 10th वगैरह कर लेते हैं, 12th में जाते हैं तो आपको सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब आप हायर में जाते हैं, 13th में या एफवाय या ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपको अलग-अलग सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी जो गीता है ये एक अलग सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद ज्ञानेश्वरी ये एक अध्याय है। अलग-अलग टॉपिक हैं जिसमें के अलग-अलग स्टूडेंट्स आते थे और स्पेशली उनको सीखना पड़ता था उसमें। तो गीता जो है इसमें 6 विद्यार्थी थे और ज्ञानेश्वर इसमें 4 विद्यार्थी थे। आगे कहते हैं उपनिषद 9, मतलब इस टॉपिक में मतलब जो उनके क्लोज बैठने वाले विद्यार्थी थे, इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। तो ये भी एक अलग टॉपिक होगा। इसमें उनके 2 विद्यार्थी थे जो उनके साथ बैठते थे। हिंदी प्रचार, मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा। अब वो आगे बता रहे हैं कि वो खुद हिंदी तो नहीं जानते थे, उतनी खास हिंदी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी अपने विद्यार्थियों को हिंदी समाचार पढ़ने और पढ़ाने का क्रम उन्होंने ले लिया था। 5वां कार्य उनका था अंग्रेजी, 2 विद्यार्थियों को सिखाया। अब अलग-अलग सब्जेक्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अंग्रेजी यानी इंग्लिश के 2 विद्यार्थी थे। छठा कार्य उनका था यात्रा लगभग 400 मील पैदल, राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। तो ये भी उनका एक कार्य था जो उन्होंने पूरा किया कि यात्रा जो है उनकी 400 मील पैदल उनको जाना था और उसके बाद में राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ और इतिहास के प्रसिद्ध किले, किले यानी फोर्ट, तो वो सारे उन्होंने वहाँ पर विजिट किया और उनको देखा। 7वां कार्य उनका था प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। आज तक ऐसा कोई 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊँगा और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूँगा। तो वो बता रहे हैं कि 7वें कार्य में वो क्या कर रहे थे और उनका क्या प्लान था कि पहले उन्होंने ये सब करते हुए 50 प्रवचन उन्होंने गीता के दे चुके थे और उसके बाद में वो मुंबई आने का उनका प्लान था। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। तो अब वो भी बता रहे हैं कि ट्रैवल कौन कर रहा है साथ में, एक 25 इयर्स का एक विद्यार्थी है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुल्क 1 को आश्रम पहुँचूँगा। तो वो बता रहे हैं कि कब तक वो आश्रम आएँगे और उनके साथ कौन ट्रैवल कर रहा है। और 8वां कार्य उनका क्या था? वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। वाई एक जगह है, वहाँ पर विद्यार्थी मंडल इस नाम का एक संस्था स्थापन की है। उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। तो वो संस्था खोलने के साथ-साथ वहाँ पर चक्की पीसने का काम भी शुरू करवा दिया और वाचनालय, वाचनालय क्या होता है? लाइब्रेरी वगैरह होती है ना, उस तरीके से। तो वहाँ पर एक वाचनालय भी था, जिसको ओपन किया और उसके अलावा चक्की पीसने का कार्य भी वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया था। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते, उनका काम हम 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से करते और ये पैसे वाचनालय को देते। तो वो बता रहे हैं कि उनके साथ 15 और विद्यार्थी थे जो चक्की पीसने का काम करते थे और आगे ये भी बता रहे हैं कि जो मशीन की चक्की होती है उस पर जो पिसवाने के लिए लोग ले जाते थे, उससे वो कैसा पैसा लेते थे, 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से। तो वहाँ पर वो भी उन्होंने फैसिलिटी दी थी और जो पैसे वगैरह आते थे वो वाचनालय यानी जो लाइब्रेरी है वहाँ पर वो दे देते थे। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे, यानी जो रिच फैमिली से थे, जिनका बैकग्राउंड अच्छा था, वो लोग भी इस कार्य में शामिल हो चुके थे। इस वर्ग को 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठा हो गई। 2 मास, जैसे मैंने आपको बताया, मास का मतलब महीना, तो ये जो कार्य है ये 2 महीना उन्होंने चलाया और इसके बाद में 400 पुस्तकें वहाँ पर उस लाइब्रेरी में इकट्ठा हो चुकी थी। अब नवा कार्य उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। सत्याग्रह आश्रम, आश्रम का नाम है, उसके प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने के लिए इन्होंने काफ़ी ट्राई किया। तत्व यानी समझ लीजिए प्रिंसिपल, तो उसको प्रमोट करने के लिए यानी सत्याग्रह आश्रम को किस तरीके से चलाना है, उसके क्या-क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर प्रमोट की। और 10वां कार्य उन्होंने क्या किया? बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं, इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। तो वो बता रहे हैं बड़ौदा, ये भी एक एरिया है, आपको पता होगा। बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं, उनके मित्र हैं और उन 15 मित्रों की कुछ इस तरीके की मेंटालिटी थी कि वो भी लोक सेवा में यानी लोगों की सेवा करना चाहते थे, उनकी भी मन की इच्छा थी। तो इसी कारण से वहाँ पर 3 वर्ष पहले मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की। तो वहाँ पर भी उन्होंने एक संस्था स्टार्ट की थी। इस संस्था के वार्षिकोत्सव में गया था, मतलब एनुअल फंक्शन जो हर साल होता है, एनुअल फेस्टिवल जिसको कहते हैं, उसको कहा जाता है वार्षिकोत्सव। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठा होकर क्या काम किया, आगे क्या करना है, इसकी चर्चा। उत्सव का मतलब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वहाँ पर वो जो फंक्शन हुआ था, एनुअल फेस्टिवल होता था, उसमें क्या करते थे वो, संस्था के जितने भी लोग हैं वो सारे इकट्ठा हो जाते थे और आगे क्या करना है और पहले उन्होंने क्या किया है, वो सारी चीजें वो डिस्कस करते थे।
उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम ज़रूर करेगी। आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है, उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। तो आगे वो बता रहे हैं कि उसमें जो फंक्शन हुआ था, उसमें वो हिंदी प्रचार करने का विचार रख रहे थे और उनकी श्रद्धा यानी उनको विश्वास था कि जो संस्था ओपन हुई है, वो ये काम ज़रूर करेगी। और फिर वो गांधी जी को कहते हैं कि आपने जो हिंदी प्रचार का प्रयत्न किया था, उसमें बड़ौदा जो है ये संस्था काम करने के लिए तैयार है। अंत में सत्याग्रह आश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा, यह कहना आवश्यक है। तो अब वो बता रहे हैं कि सत्याग्रह आश्रम के निवासी वो रह चुके हैं, तो उसके हिसाब से उनका बिहेवियर किस तरीके से था, वो यहाँ पर बताना चाहते हैं और वो ज़रूरी है। अस्वास्थ्य व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। मतलब खाने-पीने से, भोजन से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अब साइड में उन्होंने डिस्कस कर ली है। अपरिग्रह लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का 1 लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है। तो जो लोग आश्रम वगैरह में रहते हैं, उनकी सोच जो है वो थोड़ी-सी अलग हो जाती है और वो जितना कम हो सके उतनी कम चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, अपरिग्रह लकड़ी की थाली, जो थाली है वो लकड़ी की थाली इस्तेमाल करेंगे, कटोरी है, आश्रम का 1 लोटा, मतलब जितनी कम हो सके उतनी कम चीज़ें, और वो चीज़ें यहाँ पर उन्होंने लिस्ट डाउन करवा दी। बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया। मतलब ये सारी चीज़ें तो वो करेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो बंडी है, कोट है, टोपी वगैरह न पहनने का उन्होंने कसम लिया। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ, करगे पर बिना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। तो जैसा कि स्टार्ट में बताया था कि ये गांधी विचारक थे, जिस तरीके से गांधी जी की सोच है, उसको वो स्ट्रांगली फॉलो करते थे। तो जैसे कि गांधी जी धोती वगैरह ही पहनते थे, ये भी धोती पहनना ही ज़्यादा पसंद करते थे और जितना हो सके वो उनको ही फॉलो करना पसंद करते थे। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि हम देश का करेंगे और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम परदेश का करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इस संबंध में मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही। तो वो उनको याद दिला रहे हैं, मतलब गांधी जी को कह रहे हैं कि आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान, व्याख्यान का मतलब क्या होता है, लेक्चर, जो गांधी जी ने मद्रास में लेक्चर दिया था उसके अनुसार जो बताया था वही सारी चीजें वो यहाँ पर उनको याद दिला रहे हैं कि उसके अनुसार हमें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक-ठीक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों में, मतलब ये 3 चीज़ों में उन्होंने व्रत लिया था कि मैं इस तरीके से करूँगा। तो वो कहते हैं कि इन टॉपिक्स में मैंने ठीक-ठाक अपना जो पालन करना था वो किया है और ऐसा उनका विश्वास है। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा? मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ। तो वो सोच रहे हैं और यही सोच वो गांधी जी को कहते हैं कि इससे ज़्यादा अब मैं क्या कहूँ, जब भी मुझे ख्वाब आते हैं यानी सपने आते हैं, उस सपने में मैं यही सोचता हूँ कि क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा? और जितना भी वो आश्रम में रहे हैं, उसके हिसाब से वो कहते हैं कि सारे नियमों को तो मैंने फ़ॉलो किया है, सिर्फ़ एक को छोड़कर। यानी मैं आश्रम का ही हूँ। आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है, वो है अपना भोजन, यानी भाकरी स्वयं बनाना। मैंने इसका भी प्रयत्न किया, पर प्रवास में यह संभव न हो सका। तो अब वो बता रहे हैं कि जो एक कार्य यहाँ पर उन्होंने कहा ना, एक एक छोड़कर, तो आश्रम में रहते हुए उन्हें भाकरी वगैरह जो है वो भी बनाना सीखना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि काफ़ी प्रयास करने के बाद, काफ़ी ट्राई करने के बाद भी ये संभव ना हो सका, मतलब वो भाकरी बना ना सके। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं सत्याग्रह का या दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। तो वो पत्र में कह रहे हैं कि अगर आपका कोई प्लान है कि सत्याग्रह करना है या फिर रेल संबंधी सत्याग्रह करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाऊंगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुआ है तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखे, ऐसा विनोबा का आपको पात्र तुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इधर आश्रम में क्या फेरफार हुआ है, ये सारी चीजें, और विद्यार्थी कितने क्या हैं, राष्ट्रीय शिक्षा में क्या योजना करना है तथा अपने आहार में क्या परिवर्तन करना है, ये सारे कुछ सवाल हैं जो वो गांधी जी को पूछ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ विचार हैं तो गांधी जी आप मुझे जरूर बताइए, ऐसा वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं 2-4 दिन में ही यह गाँव छोड़ दूंगा, विनोबा के प्रणाम। तो यहाँ पर वो अपना पत्र लिखते हुए कह रहे हैं कि जो गाँव में वो रह रहे हैं 2-4 दिन में यहाँ से वो निकल जाएंगे। आगे लास्ट में कहते हैं कि ये पत्र पढ़कर गोरख ने मछंदर को हराया, भीम है भीम, यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया। तो अब यहाँ से ये सेकंड पत्र स्टार्ट होता है। तो ये पत्र पढ़ते ही बापू के मुंह से ये सारी चीजें निकली थी, ऐसा उन्होंने उत्तर में लिखा है।
तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं, यह मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पुत्र वो है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें विरुद्ध करे। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करे। यह तुमने किया है ऐसा दिखता है। तुमने ये मेरे प्रयत्नों से किया है ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूंगा और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूँ तो प्रहलाद भक्त के सामने मेरा सादर निरादर करना। तो अब ये बापू उनको रिप्लाई कर रहे हैं कि जो कुछ आपने कहा है उसमें मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, और जो आपका चरित्र है उसमें भी मैं कहने के लिए अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ, लेकिन जो पद तुमने मुझे दिया है, मतलब बापू उन्होंने इस तरीके से कहा है, तो उस पद को मैं स्वीकार करता हूँ। मतलब आप मेरे विद्यार्थी हैं, आपने अगर मुझे बापू कहा है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ और ट्राई करूंगा कि आपके उस पद को बरकरार रखूं, और जो कुछ आपने किया है वो आपने प्रयत्नों से किया है। इस तरीके से बापू उनको रिप्लाई करते हैं। तुम्हारी ये बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंदी की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। तो अब वो नेक्स्ट पैराग्राफ में बापू उनको रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बात सच्ची थी। तुमने आश्रम के जो नियम थे वो बहुत अच्छी तरीके से उसको फॉलो किया है, और ये सारी बातें जो है वो तुम्हारे मामा जो फड़के हैं वो मुझे बता रहे थे। और फिर लास्ट में उनको ब्लेसिंग भी दी। उनको कहा कि हिंदी की उन्नति के लिए तुम्हारा उपयोग काम में आए, यानी तुम हिंदी के लिए और ज्यादा काम करो, हिंदी भाषा के लिए। इस तरीके से उन्होंने उनको ब्लेसिंग भी दी था। मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया था कि अगर आप मुझे सजेस्ट करें कि खाने पीने में मुझे कुछ चेंजेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस पर बापू रिप्लाई करते हैं और वो कहते हैं कि उसमें कोई चेंजेस करें ऐसा उनको फिलहाल तो समझ नहीं आता। दूध का त्याग अभी तो मत करना, इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। तो अब वो दूध जो है छोड़ने के बारे में भी पूछ रहे थे, बढ़ाने के बारे में पूछ रहे थे। तो यहाँ पर बापू ने कहा कि दूध अभी मत छोड़ना और इसकी क्वांटिटी जो है वो आपको बढ़ानी चाहिए। रेल विषय सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है। तो उन्होंने बीच में पूछा भी था कि कोई सत्याग्रह कर रहे हैं या नहीं, और रेल सत्याग्रह के बारे में भी पूछा था। तो अब वो बापू रिप्लाई करते हैं कि ये जो रेल सत्याग्रह है अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। ये संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। तो रेल सत्याग्रह तो नहीं करना है, लेकिन उसके लिए प्रचारक चाहिए, ऐसा बापू ने कहा। और आगे कहा कि खेड़ा जिले, ये एक जिला है